हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन का जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स। उस अकाउंट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे और उनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, जो चैप्टर्स हैं वो क्या हैं और उन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, ब्रीफ में हम आज एक बार वो देखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स क्या आएगा, कवर एग्ज़ाम में क्या आएगा हमारे, और हम लोग उसको कितना कैसे आसानी से कवर कर भी सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। हम लोग सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की बात करें तो हमारे पास अकाउंट्स में जो सबसे पहले टॉपिक आएगा वो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अगर तुम्हें दिख रहा हो, सबसे पहले हमारे लिए क्या आ रहा है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या क्या देख रहे हैं, देखो, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, टर्मिनोलॉजी, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, ये सारी बेसिक चीज़ें, कंटिंजेंट असेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज़, मेजरमेंट प्रिंसिपल, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है। और ये सारी चीज़ें जितने भी हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो 11th या 12th में कॉमर्स लेके बैठे थे, उन लोगों ने ये 11th क्लास में कवर कर लिया था। अकाउंट्स में जो 11th क्लास में पढ़ा था उन्होंने ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 और 2, 3 तक में ये सारे कवर कर लिए होते हैं। ठीक, अच्छा, और क्या आता है हमारे सिलेबस में, देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस आता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि जर्नल लेजर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आता है इसमें क्या क्या आ जाता है, जर्नल आ जाता है, फिर क्या आ जाता है, लेजर भी आ जाएगा इसके अंदर। और नेक्स्ट अगर तुम देखोगे तो क्या टॉपिक आता है हमारा, ट्रायल बैलेंस। जर्नल लेजर क्या है, जहाँ पे हम अकाउंटिंग एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। लेजर क्या है, उन अकाउंटिंग एंट्रीज़ को किस अकाउंट में पोस्ट करना है। और ट्रायल बैलेंस क्या है, ये चेक करने के लिए कि हमने जो अकाउंटिंग एंट्रीज़ और जो लेजर में पोस्टिंग करी है वो ठीक करी है नहीं करी है। हम एक ट्राई करके देखते हैं कि हमारी जो डेबिट क्रेडिट साइड है वो मैच होती है या नहीं। ठीक, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल लेजर आ गया, कैश बुक भी आ जाता है और छोटी छोटी सब्सिडरी बुक्स भी कवर हो जाती हैं इसके अंदर। तो जर्नल लेजर, कैश बुक आ गया, साथ ही साथ सब्सिडरी बुक्स जैसे सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। डरने वाली बात नहीं, इतने सारे नाम ले लिया, डरना मत कि यार इतनी सारी बुक्स भी बनानी सीखनी पड़ेंगी। इतना कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है और बहुत आसान होता है और चांसेस ऑफ अपेयरिंग इन द एग्ज़ाम बहुत कम होते हैं उस टॉपिक के भी। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये आ गया, ट्रायल बैलेंस आ गया। अगर हमने कोई गलतियाँ करी हैं, हमें अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कोई गलतियाँ मिल जाती हैं तो उन गलतियों को सुधारना भी पड़ेगा। तो उनको सुधारने के लिए क्या सीखेंगे हम, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफाई मतलब गलतियों को सुधारना कैसे है। ठीक, तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स भी तुम लोगों ने अपने पास, कॉमर्स के बच्चों ने 11th में कवर किए हुए होते हैं। साइंस के बच्चों ने तो कुछ भी कवर नहीं किया, आर्ट्स के बच्चों ने कुछ भी कवर नहीं किया, बट 11th के बच्चों ने ये सब चीज़ें कवर की हुई है। बट क्या होता है, कुछ स्कूल्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर छुड़वा देते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स छुड़वा देते हैं कि ये सोच के कि कहीं काम नहीं आएगा। बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीज़न बीइंग, अगर हमें गलती सुधारनी नहीं आती तो क्या होगा, हम फाउंडेशन लेवल में तो प्रॉब्लम करेगा ही हमें, सेकंड लेवल, इंटरमीडिएट, फाइनल लेवल में भी, थर्ड लेवल जो है हमारा, वहाँ पे भी ये दिक्कत देगा अगर हमें गलती सुधारनी नहीं आती। ठीक है, तो ज़िंदगी में भी अपनी गलतियाँ सुधारो और अकाउंट्स में भी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जिन जिन बच्चों ने स्कूल में नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आसान है, मेहनत लगेगी थोड़ी सी, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब आसान है। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी क्या है, बच्चों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ होता है। कुछ स्कूल्स में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट छोड़ देते हैं, कुछ स्कूल्स में पढ़ा देते हैं। ब्रीफ में बता देते तो क्या होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकन्सिलेशन का मतलब क्या है, अगर किसी के बीच मतभेद है
तो उसको सुधारना। किसी के बीच अगर झगड़ा है, डिस्प्यूट है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, समझ नहीं आ रहा किसकी बात सही है, तो उनको एक ही जगह पे लेके आना कि दोनों के जो भी झगड़े हैं उनको सॉल्व करके दोनों को बिल्कुल बराबर पे ले आओ, उसको कहते हैं रिकन्सिलेशन। अब बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है? अगर तुमने देखा होगा, तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट होगा, तुम्हारा अपना नहीं है, पापा का होगा, मम्मी का होगा, किसी का तो बैंक अकाउंट होगा। तो बैंक अकाउंट में क्या है कि हम लोग जैसे अपनी अकाउंटिंग करेंगे, हम लोग अपने पास रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस कि बैंक से इतने पैसे गए, बैंक में इतने पैसे आए, ऐसा सा रिकॉर्ड करेंगे। बट बैंक भी तो अपने एंड से रिकॉर्ड करेगा। हम अपने पास तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे ही, बैंक भी अपने एंड से रिकॉर्ड करेगा। तो अगर हमारे और बैंक के एंट्री रिकॉर्ड करने में कोई डिफरेंस आ गया, कोई भी डिफरेंस आ गया, तो वो डिफरेंस को हम सुधारेंगे कैसे? हम बनाएंगे अपने पास एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। जैसे बैंक ने तुम्हें इंटरेस्ट दिया, तुम्हें पता ही नहीं कितना इंटरेस्ट दिया, तुम्हें पता ही नहीं इंटरेस्ट मिला कब, तो क्या हुआ, फ़र्क आ गया ना। तुमने तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक ने कर लिया। तो वो साफ जो चीज़ें हैं, जो उनको सीधी करना, सुधारना, वो सब कहाँ होगा? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। और हम एक पॉइंट पे ऐसे पहुंचेंगे कि हमारे हिसाब से बैंक में जितने पैसे हैं उतने ही बैंक के हिसाब से होंगे, या हमारे हिसाब से जितने बनने चाहिए बैंक भी उतने हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर लेगा अपने पास। ठीक, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो दिख रहा है वो क्या है? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का मतलब क्या है? हमारा स्टॉक। ठीक, अब ये जो स्टॉक है, स्टॉक हमने स्कूल में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक सुना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं वो भी सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहाँ पे हम नए मेथड्स के बारे में जानेंगे। फीफो मेथड, लीफो मेथड, सुना होगा, किसी किसी के घंटी बज रही होगी। फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड भी बोलते हैं, सिंपल एवरेज मेथड। तो बड़े सारे मेथड्स हैं जिनको हम यहाँ पे देखेंगे अपने पास, और इन्वेंट्री का चैप्टर हम कवर करेंगे। इन्वेंट्री का चैप्टर 11th के बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है, बट डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो हमारे पास 5th क्या आ रहा है? 5th पॉइंट में दिख रहा है कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है सर? डेप्रिसिएशन है, आप किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो तो यूज़ करने से उस चीज़ की मार्केट वैल्यू घटने लगती है, क्योंकि आपने उसको यूज़ किया, उसके अंदर थोड़ी चीज़ें ख़राब होने लगेंगी जैसे से यूज़ करोगे। जैसे जिस फ़ोन से तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, वो धीरे धीरे यूज़ करने पे मार्केट में अगर आज बेचे जाओगे तो वो उतने पे नहीं बिकेगा जितने पे तुमने ख़रीदा था। तो जितनी वैल्यू में गिरावट आ गई, उस गिरावट को क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये भी बच्चों तुम लोगों ने 11th में अपने पास कवर किया हुआ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे, तुमने 11th में क्या कवर किए होते हैं? 11th में तुमने 2 मेथड कवर किए हुए होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और एक WDV मेथड, है ना। यहाँ पे वो तो है ही, उसके अलावा अलग अलग मेथड्स और हैं, मशीन आर रेट मेथड, तुम्हारा प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, ठीक है, एन्युटी मेथड, तो अलग अलग तरीके हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी सीखेंगे, जो तुम लोगों को स्कूल में छुड़वा देते हैं कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, वो स्कूल वाले छुड़वा देते हैं ये बोल के कि बड़ा टफ़ है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। टफ़ क्या है? अगर कॉन्सेप्ट पता है तो सब आसान है कि नहीं। तो ये डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है तुम लोगों ने ये भी अपने पास 11th में कवर किया हुआ। नेक्स्ट देखो, स्पेशल ट्रांजैक्शंस क्या आई? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। ये वाला टॉपिक भी तुम लोगों ने बच्चे 11th में अपने पास कवर किया हुआ था। यहाँ पे हम सीखते हैं बिल्स रिसीवेबल क्या है, बिल्स पेबल क्या है, एक आदमी दूसरे आदमी पे भरोसा कैसे करे, उससे क्या कर रहा है, जब भी सामान बेचे, कोई सर्विस दे, पैसे बाद में देने की बात कर रहा है आदमी, तो क्या करवाओ, उससे एक बिल साइन करवा के रखवा लो कि प्रॉमिस हो जाएगा वो कि हाँ वो पैसे बाद में देगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग ये कवर करेंगे, किसी ने किसी को उधार पे सामान बेचा, कोई सर्विस फ्री में दी या उधार पे दी जिसके पैसे बाद में देने हैं, तो आप नई पार्टी भरोसा नहीं कर सकते कि यार ये पैसे देगी या नहीं देगी, आपको नहीं पता। ऐसे तो कोई भी आ सकता है दुकान पे कह दे कि बाद में दे दूँगा, नहीं, भरोसा करना होता है। तो क्या होता है, हम पार्टी के ऊपर एक बिल बनाते हैं और कहते हैं इस बिल पे साइन करके दो, लिख के दो और अग्री करके दो कि हाँ मैं पैसे दूंगा। तो हम यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये सीखेंगे,
ठीक। नेक्स्ट आ गया हमारा सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। ये भी बड़ा आसान चैप्टर है। जैसे तुम लोगों ने क्या देखा होगा, तुम लोगों ने देखा होगा कि कभी भी तुम्हारे पास कोई कस्टमर आता है, कोई सामान बेचने आता है, क्या कहता है कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है, आप प्लीज़ मेरा प्रोडक्ट ट्राई करो, 4-5 दिन 2-3 दिन ट्राई करो, अगर आपको पसंद आता है तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना, है ना। ऐसा कई बार हो जाता है कि कोई सामान देता है और कहता है आप 2-3 दिन ट्राई करके देखो, नहीं पसंद आएगा तो मत लेना, वापस दे देना। तो ये वो चैप्टर आ गया, बहुत आसान है, छोटा चैप्टर है, बहुत आसान है, 1 दिन का चैप्टर है, मुश्किल से मुश्किल, ज़्यादा लगेगी नहीं। नेक्स्ट आ गया कंसाइनमेंट। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है। अभी तक मैंने ऊपर के जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो सारे टॉपिक्स आसान हैं और उन सारे टॉपिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। टाइम कहाँ लगेगा? कंसाइनमेंट में। कंफ्यूज क्या करेगा? कंसाइनमेंट करेगा। जबकि मैं तुम्हें बता दूं, कंसाइनमेंट वाला जो चैप्टर है वो भी तुम अपने पास 11th में पढ़ के आए हो, बस उसका दूसरा नाम था फाइनल अकाउंट्स। सर फाइनल अकाउंट्स तो फाइनल अकाउंट्स नाम होना चाहिए ना, और सर यहाँ पे भी फाइनल अकाउंट्स दिख रहा है, तो ये फाइनल अकाउंट्स और ये फाइनल अकाउंट्स में क्या फ़र्क हो गया? दोनों सेम ही तो हो गए, तो अलग अलग क्यों बनाया? कॉन्सेप्ट है कि आप किसी और को सामान भेजते हो, वो आपकी जगह पे सामान बेचता है और बेच के फिर अकाउंटिंग करता है। फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में क्या होता है? हमारे पास खुद माल होता है, हम खुद माल को खरीदते हैं और बेचते हैं। कंसाइनमेंट में क्या होगा? हमने माल खरीदा, हमने वो माल किसी और को दिया, उससे कहा तू बेच, और तू बेच के पैसे मुझे ला दियो, बदले में मुझसे कमीशन ले लियो। तो है तो वही काम ना, बस क्या है मैंने बीच में एक आदमी रख दिया, वो आदमी मेरा एक काम कर रहा है, और कुछ तो नहीं है ना। तो ये क्या हो गया? कंसाइनमेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें भी काम बिल्कुल वही जैसे तुमने फाइनल अकाउंट्स में सीखा था, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो कंसाइनमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान रखना कि तुमने इसको छोड़ के नहीं जाना एग्ज़ाम में। बच्चे टफ चैप्टर को छोड़ देते हैं ये सोच के कि बाकी सबसे कवर अप कर लेंगे, बट नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिस मत करना। तुम लोग जो भी बच्चे B.Com ऑप्ट करेंगे उनके B.Com में भी आएगा ये चैप्टर, तो चैप्टर जान नहीं छोड़ेगा जब तक तुम इसको पढ़ नहीं लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट। ये रिडंडेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं पुराने हो चुके हैं, आज की डेट में सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है। तो क्योंकि कंप्यूटराइज्ड हो गया है तो हमें इन सारे तरीक़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हमें इंस्टीट्यूट बस सिखा रहा है कि देखो ये भी एक तरीका हुआ करता था। अब इसमें एवरेज ड्यू डेट एक तरीका होता है निकालने का, जो नया है, उसको मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम लग जाएगा समझने में, बट छोटे टॉपिक्स हैं दोनों और इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स क्या है हमारा? वही ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। जब हमने ऊपर देखा था कि हम यहाँ पे एक पॉइंट में हम देखा था कि क्या बनाते हैं हम? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर ट्रायल बैलेंस हमारी मैच कर जाती है तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, जहाँ पे हम कंपनी का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं और कंपनी की नेटवर्थ निकालते हैं, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट में, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट्स भी आएंगी। एडजस्टमेंट्स तुमने जो 11th में पढ़ी थी उनसे थोड़ी ज़्यादा होंगी। ज़्यादा मतलब जहाँ 11th में 4 या 5 आती थी, या 7 या 8 एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी सवाल के अंदर, ठीक है। वरना ये वैसा ही है, बस इसके अंदर क्या फ़र्क है? एक मैन्युफैक्चरिंग भी है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग भी सीखेंगे, जहाँ पे हम एक नया अकाउंट सीखेंगे बनाना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आ गया हमारा? यानी कि जो फाइनल अकाउंट्स है ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। नेक्स्ट आ गया पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स बच्चे हमने 12th में पढ़ा था, है ना। 12th में तुमने पूरा ध्यान पार्टनरशिप पे लगाया था, ABC पार्टनर्स थे, एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, ये सब हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पे है, कुछ भी अलग नहीं है, वैसा ही है सारा सिलेबस। बस डिसोल्यूशन वाला चैप्टर नहीं है, डिसोल्यूशन यहाँ पे नहीं है, वो तुम्हारे सेकंड लेवल, इंटरमीडिएट लेवल पे आएगा, वहाँ डिटेल में सीखोगे, ठीक है। तो अगर तुम देखो फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, LLPs भी पार्टनरशिप ही होती हैं, डिस्टिंक्शन ऑफ LLPs फ्रॉम पार्टनरशिप, आसान है, मेजरली ये सारा है। अब बच्चे क्या करते हैं?
बच्चे कहते हैं कि सर पार्टनरशिप अकाउंट्स जब कोचिंग के लिए आते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं कि सर पार्टनरशिप अकाउंट्स के बस इतने ही सवाल, हम लोगों ने स्कूल में इतने इतने सवाल किए, आप तो ठीक से पढ़ा ही नहीं रहे, आप तो कम सवाल प्रैक्टिस करा रहे हो। बच्चे 12th में फाइनल पार्टनरशिप पे बहुत ध्यान दिया जाता था, क्योंकि पार्टनरशिप एक नया कॉन्सेप्ट था, पार्टनरशिप एक बड़ा टॉपिक था तुम लोगों के लिए उस समय पे, और सिलेबस उतना नहीं था। अब देखो तुम सिलेबस में कितनी चीज़ें गई, सिलेबस में तुम्हारे पास देखो 11th की सारी चीज़ें आ गई, नई चीज़ आ गई, कंसाइनमेंट जो तुम्हारे बीकॉम तक आ रहा है, ये एक नया टॉपिक है। फिर अगर तुम देखो तो ये भी सारा कॉन्सेप्ट 11th वाला, तो इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है कि इंस्टीट्यूट इतने प्रैक्टिस तुमसे एक्सपेक्ट ज़रूर करेगा कि तुम्हें होना चाहिए, बट क्लास में जब पढ़ने बैठते हो तो सवाल उतने नहीं होते हैं, क्योंकि भाई और भी चीज़ें पढ़नी है, वही सारा वापस वाला 12th की तरह से एक एक चैप्टर के 50-50 60-60 सवाल जैसे चाहिए थे, वैसे की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जो 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो क्लियर हैं तो तुम्हें ये चैप्टर यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, और उतना इम्पॉर्टेंट है बट वैसा नहीं जैसे तुम लोगों के लिए 12th के अंदर ज़रूरी हो गया था वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, देखो NPO आ गया। NPO से भी तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है। NPO से कहाँ मुलाकात हुई, 12th क्लास में। बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हारा 12th में था, कुछ क्वेश्चंस का लेवल ज़रूर बढ़ेगा, क्वेश्चंस थोड़े से टफ ज़रूर होंगे, बट आसान है। जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो ट्रीटमेंट ही सीखना है बस, छोटी छोटी आइटम्स का। अदरवाइज़ 12th में जो NPO देख के आए हो वही वाला है। और लास्ट है हमारा कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट से भी तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है 12th क्लास में, जहाँ पे देखो शेयर्स देखा था, डिबेंचर्स देखा था, शेयर्स कैसे इशू होंगे, फॉरफीट कैसे होंगे, री इशू कैसे होंगे, है ना। डिबेंचर्स वाला पोर्शन क्या आएगा, इशू वाला पोर्शन आएगा, रिडेम्पशन नहीं आएगा। डिबेंचर्स का इशू वाला पोर्शन आएगा, रिडेम्पशन वाला पोर्शन नेक्स्ट लेवल पे है तुम्हारे। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जो याद करो 12th में ये भी देखा है तुमने, नया फॉर्मेट बनाना। एक बुक आती थी TS ग्रेवाल, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहाँ पे हम सीखते थे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट को कैसे बदल के एक नए फॉर्मेट में कंपनीज एक्ट ने हमारे सामने प्रेजेंट किया है ना। तो ये हो गया हमारा 12th क्लास का, ये भी हमारा 12th क्लास का हो गया। और इससे पहले जो पार्टनरशिप था, पार्टनरशिप भी हमारा 12th वाला हो गया, NPO भी हमारा 12th वाला हो गया। ठीक है, तो देखो बच्चों, मेजरली तुम्हें क्या दिख रहा है कि तुम्हारी जो पढ़ाई रहेगी वो क्या क्या रहेगी, मेजरली 11th की पढ़ाई चलेगी, 12th की पढ़ाई चलेगी, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो तुम्हारे BCom लेवल के ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ये दोनों हैं, ये थोड़ा कम पोर्शन है, बट अगर 11th-12th अच्छे से नहीं गई, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो तुम्हें फिर यहाँ पे दोनों पढ़ने हैं, तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वरना अगर 11th-12th अच्छे से पढ़ी है तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस होनी चाहिए फाउंडेशन में। रही बात साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे, जो आर्ट्स के बच्चे हैं, उनको तो ये सारा 11th एंड 12th और एक्स्ट्रा पढ़ाई वही 5-6 महीने में कवर करनी होगी, जैसे बाकी सारे बच्चों को कवर करनी होगी। ठीक है बच्चों, आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। हम लोग और भी सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बता रहे हैं कि वीडियोज़ में, कि क्या क्या सब्जेक्ट्स, जैसे आगे लॉ है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, उनमें क्या क्या आएंगे, तो वो सारी वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो प्लीज़ डू वॉच, डू सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।